नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भरतपुर संभाग का तीसरा जिला पढ़ रहे हैं। नाम है जिला करौली। जिला करौली, जिसे केला देवी की भूमि कहा जाता है, जिसे ब्रज भूमि कहा जाता है, मदन मोहन जी की भूमि कहा जाता है, जिसे पांचना बांध के लिए जाना जाता है। करौली की अनेक विशेषताएं हैं जिन्हें आज हम इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के पन्नों से लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, काव्य क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में मैं आशीष शर्मा आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका काव्य क्लासेस की ओर से बहुत 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 धन्यवाद, जो आपने राजस्थान जिला दर्शन को इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, विश्वास दिया, समर्थन दिया। और आपका ये प्यार, स्नेह, विश्वास, समर्थन इसी प्रकार काव्य क्लासेस के साथ बनाए रखिए दोस्तों। और दोस्तों, हम अधिक से अधिक संख्या में आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं और हमें विश्वास है कि काव्य क्लासेस आज भी आपके भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का जिला। और दोस्तों, आज का जो हमारा जिला है वो केला मैया का जिला है, जिला करौली। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि अगर हम जिला करौली की बात करते हैं तो जिला करौली में कौन सा वंश है। बात आती है कि जो करौली जिला है, इस करौली में कौन सा वंश है। बात आती है कि जो जिला करौली है, यहाँ कौन सा वंश है। तो आप क्या बताओगे कि जो जिला करौली है यहाँ यदुवंश है। पूछा जाए कि करौली में कौन सा वंश है, यदुवंश है। फिर बात आती है कि करौली में यदुवंश की स्थापना किसने की थी। पूछा जाएगा कि करौली में यदुवंश की स्थापना किसने की थी और कब की थी। करौली में यदुवंश की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो आप क्या बताओगे कि विजयपाल यादव के द्वारा। दोस्तों, विजयपाल के द्वारा करौली में यदुवंश की स्थापना की गई थी। विजयपाल के द्वारा करौली में यदुवंश की स्थापना की गई थी। और पूछा जाए कब की गई थी, तो 1040 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, कब की गई थी, 1040 ईस्वी में की गई थी यदुवंश की स्थापना करौली में। ठीक। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना। फिर प्रश्न उठता है कि जो यदुवंश है, ये यदुवंश मूल रूप से कहाँ का है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए कि जो यदुवंश है, ये यदुवंश मूल रूप से कहाँ का है। ठीक। तो आप क्या बताओगे कि जो यदुवंश है, ये यदुवंश मूल रूप से पंजाब का है। जो यदुवंश है ये मूल रूप से साहब कहाँ का है, पंजाब का। ठीक। अब दोस्तों, अगर ये पंजाब का है तो फिर बात आती है कि पंजाब में यदुवंश की स्थापना किसने की थी। प्रश्न उठता है कि पंजाब में यदुवंश की स्थापना किसने की थी। तो आप क्या बताओगे कि पंजाब में जो यदुवंश है इसकी स्थापना की थी शालीवाहन ने। एकदम क्लियर। पंजाब में जो यदुवंश है, तो पंजाब में जो यदुवंश है इसकी स्थापना किसने की थी, शालीवाहन ने की थी। किसने की थी दोस्तों, शालीवाहन ने की थी। अब दोस्तों, यहाँ से दोस्तों शालीवाहन के साथ आपके एक पुत्र हुआ। दोस्तों, जो शालीवाहन है, इस शालीवाहन के एक पुत्र हुआ। और दोस्तों, इसके पुत्र का नाम था बलंद। दोस्तों, जो शालीवाहन है, इस शालीवाहन के एक पुत्र हुआ, उसका नाम था बलंद। और दोस्तों, जो बलंद है ना, इस बलंद के भी एक पुत्र हुआ। इस बलंद के एक पुत्र हुआ और बलंद के पुत्र का नाम था भट्टी। दोस्तों, जो बलंद है ना, इस बलंद के पुत्र का नाम था भट्टी। ठीक। और दोस्तों, इसी भट्टी के द्वारा साहब आपके भटनेर की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसी भट्टी के द्वारा भटनेर की स्थापना की गई थी। समझ जाओगे दोस्तों, इसी भट्टी के द्वारा भटनेर की स्थापना की गई थी। ठीक। और दोस्तों, जब भटनेर की स्थापना की गई तो तब आपके फिर यहाँ कौन सा वंश आ गया, भाटी वंश। इस भट्टी के नाम से यदुवंश का नाम क्या हो गया, भाटी वंश। तो दोस्तों, जो यदुवंश है ना, इस यदुवंश का एक नाम क्या हो गया, भाटी वंश हो गया। क्या नाम हो गया दोस्तों, भाटी वंश। समझ जाओगे ना दोस्तों अच्छी तरह। ठीक। तो दोस्तों, इस भट्टी के नाम से ही यदुवंश को भाटी वंश के नाम से जाना जाता है। अब इस
भाटी वंश में दोस्तों, इस भाटी वंश में एक शासक हुआ था और उसका नाम था राव जेसल। इस भाटी वंश में एक शासक हुआ था, नाम था राव जेसल। और इस राव जेसल के द्वारा जैसलमेर में साहब आपके भाटी वंश की स्थापना की गई अथवा यदु वंश की स्थापना की गई। एकदम क्लियर, भाटी वंश की अथवा यदु वंश की स्थापना की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भाटी वंश है, जो भाटी वंश है वही यदु वंश है। भाटी वंश ही क्या है? यदु वंश है। क्लियर? तो यदु वंश को भाटी वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप अच्छी तरह याद रखना। ठीक, अब देखो, अब इसका मतलब जो यदु वंश है, ये यदु वंश साहब आपके कुल मिलाकर कितने जगह हो गया? 3 जगह हो गया। एक तो यदु वंश कहाँ हो गया? करौली में। कहाँ हो गया? करौली में। और करौली में यदु वंश की स्थापना किसने की? विजयपाल ने। करौली में यदुवंश की स्थापना किसने की? विजयपाल ने। एक यदुवंश कहाँ हो गया? भटनेर में। ठीक, और पूछा जाए कि भटनेर में यदुवंश की स्थापना किसने की, तो आप क्या बताओगे? भट्टी ने। ठीक, और दोस्तों एक यदुवंश कहाँ हो गया? जैसलमेर में। कहाँ हो गया? जैसलमेर में। और दोस्तों जो जैसलमेर में यदुवंश की स्थापना करी वो किसने करी? राव जेसल ने। समझ जाओगे क्या? ठीक, तो राजस्थान की 3 रियासतें ऐसी हैं जहां यदुवंश हैं। एक तो करौली, भटनेर और एक जैसलमेर। राजस्थान की 3 रियासतें जहां यदुवंश हैं, करौली, भटनेर और जैसलमेर। करौली में तो विजयपाल, भटनेर में भट्टी और जैसलमेर में राव जेसल। ठीक, अब दोस्तों राजस्थान की 3 रियासतें हैं, करौली, भटनेर और जैसलमेर। दोस्तों यहाँ तीनों जगह साहब आपके यदुवंश हैं और इन तीनों रियासतों के साहब आपके जो कुल देवता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। क्लियर? क्योंकि साहब आपके यदुवंश कृष्ण का वंश है, भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में हुए थे। तो इन तीनों रियासतों के साहब आपके जो आराध्य देव हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। समझ जाओगे ना दोस्तों, इन तीनों रियासतों के आराध्य देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एक बार फिर समझना, करौली में कौन सा वंश है? यदुवंश। यदुवंश की स्थापना किसने की थी? विजयपाल ने। कब की थी? 1040 ईस्वी में। यदुवंश मूल रूप से कहाँ का है? पंजाब का। पंजाब का शासक कौन है? शालीवाहन। एकदम क्लियर, शालीवाहन के पुत्र का नाम क्या है? बलंद। बलंद के पुत्र का नाम भट्टी। और भट्टी के द्वारा साहब आपके भटनेर में भाटी वंश की स्थापना की गई। भाटी वंश ही यदुवंश है, ध्यान रखना। यदुवंश को भट्टी के नाम से भाटी कहा जाता है। और इस भाटी वंश में कौन हुआ? राव जेसल। राव जेसल ने जैसलमेर में भाटी अथवा यदुवंश की स्थापना की। राजस्थान की 3 रियासतें जहां यदुवंश है, करौली, भटनेर और जैसलमेर। करौली में विजयपाल, भटनेर में भट्टी, जैसलमेर में राव जेसल। और इन तीनों रियासतों के आराध्य देव कौन है दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ था। एकदम क्लियर। तो पूछा जाए कि करौली में जो यादव वंश है, तो करौली में यादव वंश का संस्थापक तो कौन हुआ? विजयपाल। एकदम क्लियर। अब अगली बात, अब इस करौली बात आती है, फिर दोस्तों बात आती है कि जो करौली है, इस करौली की स्थापना किसने करी? देखो यदुवंश की बात आए तो विजयपाल, अगर यदुवंश का नाम आए तो विजयपाल, कि करौली के यदुवंश का संस्थापक कौन है? विजयपाल। विजयपाल विजयपाल रट लेना। करौली के यदुवंश का संस्थापक कौन है? विजयपाल। स्थापना कब हुई? 1040। अब प्रश्न आ जाए कि करौली की स्थापना किसने की? पूछा जाए कि करौली की स्थापना किसने की, तो आप क्या बताओगे कि जो करौली की स्थापना है वो की थी अर्जुन पाल ने। पूछा जाएगा कि जो करौली है, इस करौली की स्थापना किसने की थी? अर्जुन पाल ने। फिर पूछा जाएगा कि करौली की स्थापना कब की गई? पूछा जाएगा कि करौली की स्थापना कब की गई, तो आप क्या बताओगे? 1348 ईस्वी में। कब की गई? 1348 ईस्वी में की गई, अथवा विक्रम संवत 1405 में की गई। या तो 1348 में की गई या फिर विक्रम संवत
1405 में की गई। समझ जाओगे क्या? करौली की स्थापना किसने की? अर्जुन पाल ने। स्थापना कब की? 1348 में अथवा विक्रम संवत 1405 में की। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि करौली की स्थापना किस नदी के निकट की गई? पूछा जाएगा कि साहब आपके करौली की स्थापना किस नदी के निकट की गई? तो आप क्या बताओगे कि करौली की स्थापना लिसिल नदी के निकट की गई थी। पूछा जाएगा कि करौली की स्थापना किस नदी के निकट की गई? तो लिसिल नदी के निकट। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि साहब आपके जो करौली है, इस करौली का प्राचीन नाम क्या है? पूछ लिया जाए कि जो करौली है, इस करौली का प्राचीन नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे कि करौली का प्राचीन नाम है कल्याणपुर। जो करौली है, इस करौली का प्राचीन नाम क्या है? कल्याणपुर। समझ जाओगे। करौली की स्थापना किसने की? अर्जुन पाल ने। स्थापना कब की? 1348 ईस्वी में अथवा विक्रम संवत 1405 में। किस नदी के निकट की? लिसिल नदी के निकट। अच्छा, करौली का प्राचीन नाम क्या था? कल्याणपुर। एकदम क्लियर। एक बार दोस्तों फिर समझना अच्छी तरह। करौली का जो यादव वंश है, उस यादव वंश की स्थापना किसने की? विजयपाल ने। कब की? 1040 ईस्वी में। यादव वंश कहाँ का है? पंजाब का। पंजाब में कौन था? शालीवान। शालीवान के पुत्र का नाम बलंद। बलंद के पुत्र का नाम बट्टी। बट्टी के नाम से बटनेर। बटनेर में हुआ राव जैसल, जिसने की राव जैसलमेर रियासत की स्थापना की। करौली, बटनेर, जैसलमेर 3 ऐसी रियासतें हैं जहाँ कौन सा वंश है? तो आप क्या बताओगे? यादव वंश। और कृष्ण को पूछते हैं। ठीक। पूछा जाएगा कि करौली का संस्थापक कौन है? अर्जुन पाल। स्थापना 1348 किस नदी के निकट? लिसिल। प्राचीन नाम कल्याणपुर। स्थापना कब हुई थी? 1348 अथवा विक्रम संवत 1405 में। कब हुई थी? विक्रम संवत 1405 में। अब दोस्तों, अगर करौली की स्थापना विक्रम संवत 1405 में हुई तो बात आती है कि विक्रम संवत की स्थापना कब हुई? फिर बात आती है कि जो विक्रम संवत है, इस विक्रम संवत की स्थापना कब हुई? तो आप क्या बताओगे कि जो विक्रम संवत है, इसकी स्थापना हुई थी 57 ईसा पूर्व। जो विक्रम संवत है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व। पूछा जाएगा कि विक्रम संवत की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप क्या बताओगे कि विक्रम संवत की स्थापना की गई थी उज्जैन में। कहाँ की गई थी? उज्जैन में। अच्छा दोस्तों, जो उज्जैन है, इस उज्जैन को साहब आपके एक नाम दिया गया है अवंती। उज्जैन का एक नाम क्या है? अवंती। और उज्जैन का एक नाम है महिष्मती। उज्जैन का एक नाम तो है अवंती और उज्जैन का एक नाम है महिष्मती। यहाँ स्थापना हुई थी। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि साहब आपके विक्रम संवत की स्थापना किस नदी के निकट की गई थी? तो आप क्या बताओगे कि विक्रम संवत की स्थापना क्षिप्रा नदी के निकट की गई थी। किस नदी के निकट की गई थी? क्षिप्रा नदी के निकट की गई थी। और दोस्तों, पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत का संस्थापक कौन है? पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत का संस्थापक कौन है? तो आप क्या बताओगे कि विक्रमादित्य। दोस्तों, पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत का संस्थापक कौन है? तो आप क्या बताओगे? विक्रमादित्य। कौन था भैया? विक्रमादित्य। ठीक। और पूछा जाएगा दोस्तों कि जो विक्रमादित्य हैं, ये विक्रमादित्य किस वंश के शासक थे? तो आप क्या बताओगे कि ये विक्रमादित्य मशक वंश के शासक थे। जो विक्रमादित्य हैं, ये किस वंश के शासक थे? तो आप क्या बताओगे? मशक वंश के शासक हैं। समझ जाओगे क्या भैया? करौली की स्थापना कब हुई? 1348 ईस्वी में अथवा 1405 ईस्वी में। क्लियर। ठीक। विक्रम संवत की स्थापना कब हुई? 57 ईसा पूर्व। स्थान उज्जैन अथवा अवंती अथवा महिष्मती। किस नदी के निकट हुई? क्षिप्रा नदी के निकट। संस्थापक कौन है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किस वंश के हैं? मशक वंश के या मशक वंश के शासक हैं। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, भारत के इतिहास में पूछा जाएगा कि भारत के इतिहास में ऐसे कितने शासक हुए हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके हैं। क्लियर दोस्तों? पूछा जाएगा कि भारत के इतिहास में कितने ऐसे शासक हुए हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण कर चुके हैं। तो आप क्या बताओगे? 14।
भारत में 14 ऐसे शासक हुए हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण कर चुके हैं। ठीक, और दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला अंतिम शासक था हेमू। एकदम क्लियर दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था? हेमू। एकदम क्लियर। और दोस्तों जो हेमू है ना, इसे कहा जाता है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। समझ जाओगे, भारत का वास्तविक अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? हेमू। क्योंकि जो शासक विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया करता था वही सम्राट, हिंदू सम्राट कहलाता था। और विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ था? हेमू। और इस आधार पर दोस्तों जो हेमू है इसे कहा जाता है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। एकदम क्लियर, समझ जाओगे ना। विक्रमादित्य कितने में? भारत में 14। अंतिम विक्रमादित्य कौन हुआ है? हेमू। और हेमू क्या कहलाता है? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समझ गए क्या? करौली की स्थापना अर्जुन पाल ने कब की? 1348 ईस्वी में अथवा विक्रम संवत 1405 में। किस नदी के निकट? लिसिल नदी के निकट। अच्छा, करौली का प्राचीन नाम कल्याणपुर। अच्छा, अगर करौली की स्थापना विक्रम संवत 1405 में हुई तो विक्रम संवत की स्थापना कब हुई? 57 ईसा पूर्व। स्थान उज्जैन अथवा अवंती अथवा महिष्मती। नदी क्षिप्रा। स्थापना करने वाले कौन थे? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य किस वंश के थे? मशक वंश के शासक थे। ठीक, और दोस्तों भारत के इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 14। अंतिम विक्रमादित्य कौन था? हेमू। एकदम क्लियर। और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हेमू। अच्छा दोस्तों, पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो आप क्या बताओगे? 2020 प्लस 57। क्या कर दोगे? 2020 प्लस 57, तो सब आपके क्या हो जाएगा? विक्रम संवत 2077। अभी क्या चल रहा है? विक्रम संवत 2077 चल रहा है। समझ जाओगे दोस्तों, अर्थात वर्तमान में जो सन चल रहा है ना उसमें 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत निकल जाता है। तो विक्रम संवत क्या होगा? 2077। एकदम क्लियर यहां तक तो ठीक। फिर दोस्तों बात करते हैं कि जो करौली है, दोस्तों जो करौली है, ये सब आपके जो सब करौली है ये राजस्थान का कौन सा जिला है? दोस्तों फिर बात आती है कि जो करौली है, दोस्तों जिले की बात बाद में करते हैं और बात कर लेते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व की। ठीक दोस्तों, करौली में एक शासक हुए थे और उनका नाम था हरबख्शपाल सिंह। दोस्तों जो करौली है, इस करौली के एक शासक हुए थे और उनका नाम था हरबख्शपाल सिंह। ठीक, और दोस्तों जो हरबख्शपाल सिंह हैं, इन हरबख्शपाल सिंह ने 15 नवंबर 1817 को, दोस्तों जो हरबख्शपाल सिंह हैं इन्होंने 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि की थी। करौली में एक शासक हुए थे, नाम था हरबख्शपाल सिंह। क्लियर। और हरबख्शपाल सिंह ने 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि की थी। और दोस्तों जब इन्होंने अंग्रेजों से संधि की तो इतिहास में एक क्वेश्चन बन गया। और क्या क्वेश्चन बन गया? अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत पूछा जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो अंग्रेजों से संधि करने वाली दोस्तों जो प्रथम रियासत थी वो साहब कौन सी बनी? करौली। अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी बनी? करौली। और करौली का शासक जिसने की अंग्रेजों से संधि की, हरबख्शपाल सिंह। कब की? 15 नवंबर 1817 को। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत करौली। संधि कब हुई थी? 15 नवंबर 1817 को। करने वाला कौन था? हरबख्शपाल सिंह। अच्छा दोस्तों, अगर करौली रियासत अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत थी, अगर करौली रियासत अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत थी, तो पूछा जाए कि अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत, पूछा जाएगा कि अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे? सिरोही। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। और पूछा जाए कि सिरोही का शासक कौन था, पूछा जाएगा सिरोही का शासक कौन था,
तो आप क्या बताओगे? शिव सिंह। सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह। शिव सिंह के द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि की गई थी अंतिम रूप से। और पूछा जाए कब की गई थी, तो आप क्या बताओगे? 11 सितंबर 1823 को पूछा जाएगा कब की गई थी, तो क्या बताओगे? 11 सितंबर 1823 को। समझ जाओगे ना अच्छी तरह। तो अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत करौली, अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही, करौली का शासक हरबख्शपाल सिंह, ठीक, सिरोही का शासक शिव सिंह। करौली ने संधि कब की थी? 15 नवंबर 1817। तो सिरोही ने कब की थी? 11 सितंबर 1823 को की थी मेरे विद्वान साथियों, ठीक। अच्छा दोस्तों देखो एक बात और समझना, ये दोस्तों केवल मैं करौली का ऐतिहासिक महत्व बता रहा हूं। दोस्तों करौली के एक शासक हुए थे, दोस्तों करौली के एक शासक हुए थे जिनका नाम था मदन पाल। करौली के एक शासक थे, नाम क्या था? मदन पाल। और दोस्तों जो मदन पाल है ना, ये मदन पाल दो कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। करौली के शासक थे मदन पाल दो कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। पूछा जाएगा दो काम कौन कौन से, तो दोस्तों पहला काम, मदन पाल के द्वारा 1857 की क्रांति में, ठीक, मदन पाल के द्वारा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया गया था। एकदम क्लियर। 1857 क्रांति में इनके द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया गया था और इन्होंने कोटा की क्रांति को नियंत्रित करने के लिए मेजर रॉबर्ट टेलर का सहयोग किया था। करौली के मदन पाल ने कोटा की क्रांति को नियंत्रित करने के लिए मेजर रॉबर्ट टेलर का सहयोग किया था, ध्यान रखना। और दोस्तों दूसरी बात, इन्हीं मदन पाल के कार्यकाल में, दोस्तों इन्हीं मदन पाल के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती, दोस्तों इन्हीं मदन पाल के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती राजकीय अतिथि बनकर करौली आए थे। अर्थात इन्हीं मदन पाल के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती राजकीय अतिथि बनकर करौली आए थे। और पूछा जाएगा कब आए थे, तो 1865 में आए थे। पूछा जाएगा कब आए थे, तो 1865 में आए थे। दोस्तों पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने 1865 की जगह गलती से मानवीय भूल से 1965 बोल दिया था। फिर मैंने कमेंट बॉक्स में था आपके मैसेज दे भी दिया था कि 1865 ही समझे, 1965 ना समझें। तो दोस्तों मानवीय भूल हो जाती है और मानवीय भूल को दोस्तों आप मानवीय भूल की तरह क्षमा करने की कोशिश करें। इंसान हैं, गलतियां होती रहती हैं। तो दयानंद सरस्वती 1865 में आए थे, 1965 में नहीं आए थे। पिछले वीडियो में मैंने गलती की थी, उसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। वो मानवीय भूल थी, स्वाभाविक गलती नहीं थी, वो अचानक हुई गलती थी, तो उसके लिए क्षमा करना। और दयानंद सरस्वती 1865 में आए थे। एकदम क्लियर। करौली का शासक कौन? मदन पाल। मदन पाल की दो भूमिका, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के सहयोगी कौन थे? मदन पाल। और मदन पाल ने कोटा की क्रांति को नियंत्रित करने के लिए मेजर रॉबर्ट टेलर का सहयोग किया था। और इन्हीं मदन पाल के शासनकाल में 1865 में दयानंद सरस्वती करौली आए थे राजकीय अतिथि बनकर। ठीक दोस्तों, जब भारत दोस्तों बात आती है कि जो करौली है, इस दोस्तों जो करौली है ना साहब, आपके करौली आगे जाके साहब आपके किसका हिस्सा बना? मत्स्य संघ का। क्लियर दोस्तों, जो करौली है इसे आगे जाकर मत्स्य संघ में मिलाया गया। जो करौली है दोस्तों इसे आगे जाके साहब किस में मिलाया गया? मत्स्य संघ में मिलाया गया। और पूछा जाए कि करौली मत्स्य संघ में कब मिलाया गया, तो आप क्या बताओगे? 18 मार्च 1948 को इस करौली को कहाँ मिला लिया गया? मत्स्य संघ में मिला लिया गया। ठीक। और पूछा जाएगा कि साहब आपके जब करौली को मत्स्य संघ में मिलाया गया, दोस्तों जब करौली को मत्स्य संघ में मिलाया गया तो उस समय करौली के शासक कौन थे? पूछ लिया जाए कि जब करौली को मत्स्य संघ में मिलाया गया तो उस समय करौली के शासक कौन थे? तो आप क्या बताओगे कि जब करौली को मत्स्य संघ में मिलाया गया उस समय करौली के शासक थे गणेश पाल वासुदेव। कौन थे रे भैया? गणेश पाल वासुदेव। एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आगे, अगर आगे की चर्चा करें तो देखना फिर दोस्तों जो करौली है ना,
ये आगे जाकर राजस्थान में मिलेगा। दोस्तों जो करौली है ना, ये आगे जाके सब आपके किस में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। और पूछा जाएगा कि करौली का राजस्थान में विलय कब हुआ, करौली का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो दोस्तों 15 मई 1949 को, दोस्तों 15 मई 1949 को जो करौली है इसका किस में विलय हो गया, राजस्थान में। अच्छा कैसे हुआ, तो आप क्या बताओगे कि 15 मई 1949 को क्या हुआ था कि वृहद राजस्थान संघ में क्या हुआ था दोस्तों, 15 मई 1949 को क्या हुआ था, वृहद राजस्थान संघ में क्या मिला दिया गया था, मत्स्य संघ। एकदम क्लियर, 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान संघ में क्या मिला दिया गया था, मत्स्य संघ। और इस प्रकार करौली हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान का हिस्सा बन गया था। एक बार फिर समझना, अंग्रेजों से संधि करने वाले पहली रियासत कौन सी थी, करौली। आज करौली का शासक कौन था, हरबख्शपाल सिंह। और संधि कब की गई थी, 15 नवंबर 1817 को थी। अच्छा अंतिम रियासत सिरोही करने वाला शिव सिंह, कब की गई थी, 11 सितंबर 1823 को। करौली का शासक था मदनपाल, जिसने की अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 की क्रांति में। और मदनपाल ने कोटा रियासत में क्रांति को नियंत्रित करने में मेजर रॉबर्ट टेलर का सहयोग किया था। 1865 में दयानंद सरस्वती करौली आए थे राजकीय अतिथि बनकर मदनपाल के शासनकाल में। करौली को मत्स्य संघ का हिस्सा बनाया गया 18 मार्च 1948 को। और जब करौली मत्स्य संघ में शामिल हुआ तो उस समय दोस्तों करौली के शासक थे गणेश पाल वासुदेव। ठीक, आगे जाकर वृहद राजस्थान संघ में मिलाया गया था मत्स्य संघ को 15 मई 1949 को। और 15 मई 1949 को करौली हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान राज्य का अंग बन गया। एकदम क्लियर। चलो आगे, अगली बात दोस्तों ध्यान रखना। दोस्तों ये जो करौली है ना दोस्तों, जो हमारा करौली है, ये करौली पहले आता था सवाई माधोपुर में। दोस्तों जो करौली है ना, ये पूर्व में था आपके कहाँ आता था, सवाई माधोपुर में। पूछा जाएगा दोस्तों जो करौली है ये पहले कहाँ आता था, सवाई माधोपुर में आता था। ठीक, अर्थात ये पहले जिला नहीं था, ये पहले सवाई माधोपुर के अंतर्गत था। एकदम क्लियर, पहले था आपके किस में आता था, ये जिला सवाई माधोपुर में आता था, ये जिला था ही नहीं। ठीक, अब अच्छा पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो करौली है ना दोस्तों, जो करौली है ये पूर्व में आता था कोटा संभाग में। दोस्तों जो करौली है ना, ये पूर्व में कहाँ आता था, कोटा संभाग में। ठीक, अब दोस्तों अब बात आती है कि करौली वर्तमान में, दोस्तों जो करौली है ना, ये वर्तमान में दोस्तों जो करौली है ये है वर्तमान में राजस्थान का 32वां जिला। जो करौली है ये वर्तमान में क्या है, राजस्थान का 32वां जिला। और पूछा जाए कि करौली को राजस्थान का 32वां जिला कब बनाया गया, 19 जुलाई 1997 को। करौली को राजस्थान का 32वां जिला कब बनाया गया, 19 जुलाई 1997 को। और दोस्तों ये किससे अलग हुआ, तो आप क्या बताओगे, ये सवाई माधोपुर से अलग हुआ। किससे अलग हुआ, सवाई माधोपुर से अलग हुआ। क्लियर दोस्तों, तो करौली वर्तमान में राजस्थान का 32वां जिला है और ये किससे अलग किया गया, सवाई माधोपुर से। कब किया गया, 19 जुलाई 1997 को। और दोस्तों जो करौली है ये वर्तमान में आता है भरतपुर संभाग में। जो करौली है ये वर्तमान में कहाँ आता है, भरतपुर संभाग में। समझ गए दोस्तों, ये करौली का सामान्य परिचय था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। समझ जाओगे, करौली पहले कहाँ आता था, सवाई माधोपुर में। वर्तमान में कहाँ आता है, ये 32वां जिला है। ठीक, अच्छा कब बनाया गया, 19 जुलाई 1997 को। किससे अलग हुआ, सवाई माधोपुर से। पहले करौली किस जिले में आता था, तो आप क्या बताओगे कि पहले कब आपके करौली आता था, सवाई माधोपुर जिले में। वर्तमान अच्छा पहले आता था ये कोटा संभाग में, वर्तमान में कहाँ आता है, ये भरतपुर संभाग में आता है। एकदम क्लियर। चलो आगे। अब दोस्तों हम इसकी अगली बात करते हैं। ये तो था आपके करौली का ऐतिहासिक महत्व।
फिर बात आती है कि जो जिला करौली है, इस जिला करौली की भौगोलिक स्थिति क्या है। बात आती है कि जो जिला करौली है, इस जिला करौली की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आप क्या बताओगे कि जो करौली जिला है ना, ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दोस्तों, जो करौली जिला है ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। एकदम क्लियर। ये कहाँ स्थित है? आपके दक्षिण पूर्व में स्थित है। एकदम क्लियर, पहली बात। अच्छा, तब आपकी दूसरी बात आती है कि जो करौली है, इस करौली जिले का क्षेत्रफल कितना है। बात आती है कि जो करौली है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, जो करौली जिला है इसका क्षेत्रफल है 5530 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, जो करौली है इसका क्षेत्रफल कितना है? 5530 वर्ग किलोमीटर। समझ जाओगे क्या दोस्तों कि जो करौली है, इस करौली का क्षेत्रफल कितना है? 5530 वर्ग किलोमीटर। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो करौली है, इस करौली का अक्षांशीय विस्तार कितना है। पूछ लिया जाए कि करौली का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे कि जो जिला करौली है इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आप क्या बताओगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार है 26 डिग्री 3 मिनट से लेकर 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि करौली का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे? 26 डिग्री 3 मिनट से लेकर 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन स्थित है? जिला करौली। ठीक। अच्छा, फिर पूछा जाएगा कि जो करौली है, इस करौली का देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछा जाएगा कि करौली का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे कि जो जिला करौली है इसका देशांतरीय विस्तार है 76 डिग्री। दोस्तों, कितना है? 76 डिग्री 55 मिनट से लेकर 76 डिग्री 55 मिनट से लेकर 77 डिग्री, दोस्तों 77 डिग्री 26 मिनट। कितना होगा दोस्तों? 77 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह। ठीक। दोस्तों, अक्षांश देशांतर याद रखने की चीज़ है, इनको दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार तो कितना? 76 डिग्री 3 मिनट से 26 डिग्री 3 मिनट से 26 डिग्री 49 मिनट। देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 55 मिनट से लेकर 77 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक। अच्छा, फिर दोस्तों बात आती है कि जो करौली है, इस करौली की जनसंख्या कितनी है। बात आती है कि जो करौली है, इस करौली की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि जो करौली जिला है इसकी जनसंख्या है 14,58,248। वर्ष 2011 के अनुसार 14,58,248 इसकी जनसंख्या है। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछ लिया जाए कि करौली जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। पूछा जाए कि करौली जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। 264 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूछा जाए कि करौली जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। 264 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर करौली जिले का जनसंख्या घनत्व है। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि करौली में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। पूछा जाए कि करौली में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 66.22% यहाँ साक्षरता का प्रतिशत है। समझ जाओगे ना, 66.22% यहाँ साक्षरता का प्रतिशत है। अच्छा, पूछा जाए कि करौली जिले का लिंगानुपात कितना है। पूछ लिया जाए कि करौली जिले का लिंगानुपात कितना है, तो आप क्या बताओगे? 861। कितना है दोस्तों? 861। 861 यहाँ का लिंगानुपात है। करौली पहले कहाँ आता था? माधोपुर में। करौली पूर्व में किस संभाग में था? कोटा संभाग में। वर्तमान में राजस्थान का 32वां जिला। कब बनाया गया? 19 जुलाई 1997। किससे अलग हुआ? सवाई माधोपुर से। वर्तमान में किस संभाग में आता है? भरतपुर संभाग में। भौगोलिक स्थिति दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है? 5530 वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगली बात आती है कि सब आपके अच्छा दोस्तों, अक्षांश विस्तार कितना है? 26 डिग्री 3 मिनट से लेकर 26 डिग्री 49 मिनट। अच्छा साहब, आपके दोस्तों देशांतरीय विस्तार कितना है? 76 डिग्री 55 मिनट। दोस्तों, इसे 55 नहीं, हम इसे दोस्तों आप करना
35 मिनट। दोस्तों इसे आप करना दोस्तों 35 मिनट। इसको मैं काट रहा हूँ। पूछा जाएगा कि देशांतरी विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे 76 डिग्री 35 मिनट से लेकर 77 डिग्री 26 मिनट। दोस्तों कितना करोगे 77 डिग्री 26 मिनट। इसे गलत मानना और इसे सही मानना। 76 डिग्री 35 मिनट से लेकर 77 डिग्री 26 मिनट इसका देशांतरी विस्तार है। जनसंख्या 14,58,248, घनत्व 264 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 861, साक्षरता कितनी है 66.2% किसकी, करौली जिले की। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि करौली जिले का प्रमुख बांध कौन सा है। फिर बात आती है कि करौली जिले का प्रमुख बांध कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, सब जानते होंगे कि करौली जिले का जो प्रमुख बांध है वो कौन सा है, पांचना बांध। एकदम क्लियर। पूछ लिया जाए कि करौली जिले का प्रमुख बांध कौन सा है, तो क्या बताओगे, पांचना बांध। पांचना बांध करौली जिले का प्रमुख बांध है। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि करौली जिले का प्रमुख बांध कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, पांचना बांध है। एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि इस बांध का नाम पांचना बांध क्यों रखा गया। बात आती है कि इस बांध का नाम पांचना बांध क्यों रखा गया, तो आप क्या बताओगे, चूंकि इस बांध का निर्माण 5 नदियों के जल को रोककर किया गया है। अर्थात 5 नदियों के जल को रोककर, 5 नदियों के जल को रोककर इस बांध का निर्माण किया गया है। इसलिए दोस्तों नाम क्या हो गया, पांचना बांध। 5 नदियों के जल को रोककर इस बांध का निर्माण किया गया है, इसलिए दोस्तों नाम क्या हो गया, पांचना बांध। फिर बात आती है कि अगर 5 नदियों के जल को रोककर किया गया है तो 5 नदियां कौन कौन सी हैं। पूछा जाएगा कि वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे, एक नदी का नाम है अटा, एक नदी का नाम है माची, ठीक दोस्तों, एक नदी का नाम है भेसावर, ठीक दोस्तों, एक नदी का नाम है भद्रावती, और दोस्तों एक नदी का नाम है बरखेड़ा। ठीक, तो दोस्तों इन 5 नदियों के जल को रोककर पांचना बांध का निर्माण किया गया है। तो 5 नदियों के जल को रोककर जिस बांध का निर्माण किया गया उसका नाम क्या है, पांचना बांध। अच्छा पूछा जाए कि जो पांचना बांध का निर्माण है, पूछा जाएगा कि जो पांचना बांध है इस पांचना बांध का निर्माण कब किया गया था, तो आप क्या बताओगे, 1978-79 में किया गया था। कब किया गया था, 1978-79 में। पूछा जाएगा कि जो पांचना बांध है ये किस गांव में है, तो आप क्या बताओगे कि जो पांचना बांध है ये पांचना बांध करौली जिले के गुड़ला गांव में है। जो पांचना बांध है ये कहाँ है, करौली जिले के गुड़ला गांव में है। ठीक, अच्छा फिर पूछा जाएगा कि साहब आपके जो पांचना बांध का निर्माण है ये किसके सहयोग से किया गया। पूछा जाए कि पांचना बांध का निर्माण किसके सहयोग से किया गया, तो आप क्या बताओगे कि पांचना बांध का निर्माण अमेरिका के सहयोग से किया गया था। पूछा जाए कि जो पांचना बांध है इसका निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, तो आप क्या बताओगे, अमेरिका के सहयोग से किया गया था। ठीक, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। पूछ लिया जाए मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, पांचना बांध। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, तो आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, पांचना बांध। समझ जाओगे ना, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, पांचना बांध। पांचना बांध किस जिले में है, करौली जिले में है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों साहब आपके पांचना बांध का निर्माण किन नदियों पर किया गया है, 5 नदियों पर, अटा, माची, भेसावर, भद्रावती और बरखेड़ा। कब किया गया है, 1978-79 में। किस गाँव में किया गया है, गुड़ला गाँव में। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। और मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा, पांचना बांध होगा। कौन सा बांध होगा, पांचना बांध होगा। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, फिर पूछा जाता है कि जो पांचना बांध है इस पांचना बांध से पेयजल सुविधा और सिंचाई सुविधा किन जिलों को प्रदान की जा रही है, तो दोस्तों ध्यान रखना, करौली
और बयाना भरतपुर। दोस्तों करौली और बयाना भरतपुर को पांचना बांध से पेयजल सुविधा और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। करौली और बयाना भरतपुर से पांचना बांध से सब आपके पेयजल सुविधा और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। किनको सब आपके, एक तो करौली को और एक दोस्तों किसको कराई जा रही है दोस्तों, आपके भरतपुर बयाना क्षेत्र को कराई जा रही है। ठीक, अच्छा फिर बात आती है कि साहब आपके जो करौली है, इस करौली के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। फिर बात आती है कि जो करौली है, इस करौली के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों करौली एक तो एमपी को टच करता है। दोस्तों जो करौली है ना, ये सब आपके किसको टच करता है, एमपी को टच करता है। दोस्तों जो करौली है ये एमपी को टच करता है, एकदम क्लियर ध्यान रखना। ठीक, फिर बात आती है कि करौली का पड़ोसी जिला कौन सा है। पूछा जाएगा कि करौली के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों करौली के पड़ोसी जिलों की बात आए तो एक जिले का नाम भरतपुर, एक का नाम दौसा, ठीक, और एक का नाम सब आपके धौलपुर। ठीक, तो सब आपके, और दोस्तों एक जिला होगा सवाई माधोपुर। क्लियर दोस्तों, ये सब आपके करौली के पड़ोसी जिले हैं, भरतपुर, दौसा, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ये करौली जिले के क्या हो गए, पड़ोसी जिले हो गए। यहाँ तक कोई डाउट किया भैया हो। ठीक, फिर दोस्तों बात आती है कि जो करौली है, इस करौली में सब आपके कौन सी नदियाँ बहती हैं। बात आती है कि करौली में कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो पूछा जाए कि करौली जिले की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। पूछ लिया जाए कि करौली जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे कि करौली जिले की सब आपके जो प्रमुख नदियां हैं उनमें सब आपके नंबर एक तो नाम आएगा चंबल का। किसका नाम आएगा, चंबल का। और दूसरी नदी का नाम क्या होगा, गंभीर। तो चंबल और गंभीर करौली क्षेत्र में करौली क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक, बात आती है कि जो करौली है, इस करौली में सब आपके किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे कि करौली में कांप मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों जो करौली है, इस करौली में सब आपके कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कांप मिट्टी पाई जाती है। क्लियर। अच्छा दोस्तों बात आती है कि जो करौली है, सब आपके यहाँ की जलवायु कैसी है। पूछ लिया जाए कि करौली की जलवायु कैसी है, तो आप क्या बताओगे कि करौली की जलवायु साहब आपकी कैसी है, शुष्क है। एकदम क्लियर। अच्छा पूछा जाए कि करौली में वनस्पति का क्या योगदान है, तो आप क्या बताओगे कि करौली जिले में 35% भाग पर, दोस्तों करौली जिले में 35% भाग पर वन पाए जाते हैं। करौली जिले में 35% भाग पर वन पाए जाते हैं। अर्थात वन संपदा की दृष्टि से करौली संपन्न जिला है। समझ जाओगे कि दोस्तों करौली में सब आपके 35% भाग पर वन पाए जाते हैं, और इस प्रकार साहब आपके वन संपदा की दृष्टि से सब आपके करौली क्या है, एक अच्छा जिला है, अच्छी कंडीशन में है। ठीक। अच्छा फिर बात आती है कि जो करौली है, इस करौली से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। पूछा जाएगा कि करौली से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो आप क्या बताओगे कि करौली से NH11B निकलता है। पूछा जाएगा कि करौली से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो आप क्या बताओगे कि करौली जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग NH11B, कौन सा दोस्तों, NH11B निकलता है। समझ जाओगे ना। पूछा जाएगा कि करौली से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो आप क्या बताओगे NH11B निकलता है। ठीक। अच्छा फिर बात आती है कि जो NH11B है, पूछा जाएगा कि जो NH11B है, इस NH11B की कुल लंबाई कितनी है। पूछा जाएगा कि NH11B की कुल लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि NH11B की कुल लंबाई है 187 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 187 किलोमीटर। क्लियर। फिर बात आती है कि NH11B राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है। पूछा जाएगा कि NH11B राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है, 4 जिलों से, दौसा, धौलपुर, करौली,
सवाई माधोपुर। जो NH11 भी है ये राजस्थान के 4 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से? दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। फिर पूछा जाए कि दौसा में NH11B की लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। धौलपुर में कितनी है? 80 किलोमीटर। पूछा जाएगा कि धौलपुर में लंबाई कितनी है NH11B की? 80 किलोमीटर। करौली में कितनी है? 51 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 51 किलोमीटर। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा धौलपुर में सवाई माधोपुर में कितनी है? 39 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 39 किलोमीटर। समझ गए दोस्तों। और इस प्रकार NH11 भी दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से निकलता है और इस NH11B की लंबाई है 187। ये राजस्थान के 3-4 जिलों को स्पर्श करता है, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को। एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा को हम पीछे लेकर चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छी तरह, फिर आगे की बातें करेंगे दोस्तों। करौली में कौन सा वंश था? यदुवंश। यदुवंश का संस्थापक कौन था? विजयपाल। स्थापना कब हुई थी? 1040 ईस्वी में। राजस्थान की 3 रियासतें जहां यदुवंश हैं, करौली, भटनेर और जैसलमेर। करौली में विजयपाल, भटनेर में भट्टी और जैसलमेर में राव जैसल। और यदुवंश मूल रूप से कहाँ है? पंजाब का शासक कौन था? शालिवाहन। ठीक। करौली की स्थापना अर्जुन पाल ने की थी। कब? 1348 ईस्वी में, लिसिल नदी के निकट, प्राचीन नाम कल्याणपुर। अच्छा दोस्तों, स्थापना कब हुई थी? 1348 अथवा विक्रम संवत 1405 में। ठीक। विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? उज्जैन अथवा महिष्मती में। क्लियर। अथवा दोस्तों नदी का नाम क्षिप्रा नदी। संस्थापक कौन था विक्रम संवत का? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य किस वंश के थे? मशक वंश के। भारत में कुल कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 14। और अंतिम विक्रमादित्य कौन था? हेमू। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत काम की चीजें हैं भारत के इतिहास के संदर्भ में। अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत करौली। संधि करने वाला कौन था? हरबख्शपाल सिंह। और कब की गई थी? 15 नवंबर 1817 को। तो अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही। शासक का नाम शिव सिंह। 11 सितंबर 1823 को। ठीक। करौली का शासक था मदन पाल, जिसने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। और इसी मदन पाल के शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान आए थे 1865 में। ठीक दोस्तों, अगली बात, करौली को मत्स्य संघ में मिलाया गया 18 मार्च 1948 को। इस समय यहाँ के शासक थे गणेश पाल वासुदेव। करौली राजस्थान में मिला 15 मई 1949 को, जब वृहद राजस्थान संघ में हमने क्या मिलाया दोस्तों? मत्स्य संघ। करौली पहले सवाई माधोपुर में आता था, वर्तमान में ये भरतपुर संभाग में राजस्थान का 32वां जिला है। बनाया गया था 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग करते हुए। भौगोलिक स्थिति है दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्षेत्रफल है 5530। अक्षांश विस्तार है 26 डिग्री 3 मिनट से लेकर 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तार है 76 डिग्री 35 मिनट से लेकर 77 डिग्री 26 मिनट। एकदम क्लियर। जनसंख्या 14,58,248। लिंगानुपात 861। घनत्व 264। साक्षरता 66.22% है मेरे प्रिय साथियों, विद्वान साथियों, वर्ष 2020 के राज्य कर्मचारियों। करौली का प्रमुख बांध है पांचना बांध, जो कि 5 नदियों को रोककर बनाया गया है, अटा, माची, बेसावर, भद्रावती और बरखेड़ा। निर्माण हुआ था 1978, 1978-79 में। गुडला गांव में है, अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध, और इससे करौली तथा बयाना भरतपुर को पेयजल तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। करौली एमपी को स्पर्श करता है। पड़ोसी जिले हैं भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर। ठीक। अच्छा, प्रमुख नदी है चंबल और गंभीर। मिट्टी है कांप। जलवायु है शुष्क। वनस्पति है 35% भाग पर। और यहाँ से NH11B निकलता है, जिसकी कुल लंबाई है 187 किलोमीटर। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जिलों से निकलता है, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। लंबाई है 17, 80, 51 और 39 किलोमीटर। एकदम क्लियर दोस्तों। आगे की बात करते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं करौली जिले के प्रमुख मेलों की। फिर बात आती है कि करौली जिले में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, उनकी जब हम चर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, अगर करौली जिले के मेलों की बात करें तो सबसे पहले नाम आएगा केला देवी का मेले का। एकदम क्लियर दोस्तों, अगर हम करौली जिले के मेलों की बात करें तो तब आपके सबसे पहले नाम आएगा
केला देवी के मेले का। एकदम क्लियर। अर्थात जो केला देवी का मेला है इसका आयोजन साहब आपके कहाँ किया जाता है? करौली में। फिर प्रश्न उठता है कि जो केला देवी का मेला है इसका आयोजन कब किया जाता है? बात आती है कि जो केला देवी का मेला है इसका आयोजन कब किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि केला देवी के मेले का आयोजन किया जाता है चैत्र शुक्ल में। एकदम क्लियर। जो केला देवी हैं इनके मेलों का दोस्तों आयोजन किया जाता है चैत्र शुक्ल एकम से लेकर त्रयोदशी तक। पूछा जाएगा कि साहब आपके जो केला देवी का मेला है इसका आयोजन कब से कब तक किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि केला देवी के मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है चैत्र माह में। क्लियर दोस्तों। कब किया जाता है? चैत्र माह में। दोस्तों जो केला देवी हैं इनके मेले का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र माह में। फिर बात आती है कि चैत्र माह में कौन से पक्ष में किया जाता है? फिर बात आती है कि चैत्र माह के कौन से पक्ष में किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि केला देवी के मेले का आयोजन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि किस तिथि को किया जाता है। पूछा जाए कि किस तिथि को किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि केला देवी के मेले का आयोजन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर दशमी तक किया जाता है। कब किया जाता है? एकम से लेकर दशमी तक। तो केला देवी के मेले का आयोजन करौली में किया जाता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर दशमी तक किया जाता है। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना जो केला देवी है ना दोस्तों, इस केला देवी के मेले के अवसर पर एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य को क्या कहा जाता है? जोगनिया नृत्य। इस केला देवी के मेले के आयोजन पर एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य को क्या कहा जाता है? जोगनिया नृत्य। दोस्तों केला देवी के मेले के आयोजन के अवसर पर गीत भी गाए जाते हैं और दोस्तों उन गीतों को कहा जाता है लांगुरिया। दोस्तों उन गीतों को क्या कहा जाता है? लांगुरिया गीत। क्लियर। दोस्तों जो लांगुरिया है ना इसे भैरव का अवतार माना जाता है। दोस्तों जो लांगुरिया है इसे भैरव का अवतार माना जाता है और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जब तक लांगुरिया गीत नहीं गाए जाते हैं तब तक साहब आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो केला देवी का मेला है दोस्तों, जो सब बात आती है कि जो केला देवी हैं इन्हें कहा जाता है श्री कृष्ण की बहन। दोस्तों जो केला देवी हैं इन्हें कहा जाता है श्री कृष्ण की बहन। समझ जाओगी ना कि जो केला देवी हैं इन्हें क्या कहा जाता है? श्री कृष्ण की बहन। ठीक। केला देवी का मेला कब आयोजित होता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर दशमी तक। इस अवसर पर एक नृत्य होता है जोगनिया नृत्य। गीत होते हैं लांगुरिया और कृष्ण की बहन माना जाता है और लांगुरिया को दोस्तों भैरव का अवतार माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक लांगुरिया गीत नहीं गाए जाते हैं तब तक मनोकामना पूरी नहीं होती है। क्लियर। फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके करौली में और किस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर बात आती है कि इसके अलावा करौली में और किस मेले का आयोजन किया जाता है, तो दोस्तों करौली में एक मेले का आयोजन किया जाता है और उसका नाम है शिवरात्रि पशु मेला। दोस्तों करौली में एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है शिवरात्रि पशु मेला। एकदम क्लियर। फिर पूछा जाता है कि जो शिवरात्रि पशु मेला है ये किस माह में आयोजित किया जाता है। पूछा जाएगा कि जो शिवरात्रि पशु मेला है ये किस माह में आयोजित किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि शिवरात्रि मेले का आयोजन फाल्गुन माह में किया जाता है। जो शिवरात्रि पशु मेला है इसका आयोजन कब किया जाता है? फाल्गुन माह में किया जाता है। अच्छा, पूछा जाएगा कि फाल्गुन माह के कौन से पक्ष में किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। ठीक। और पूछा जाए कि किस तिथि को किया जाता है, पूछा जाए कि किस तिथि को किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? त्रयोदशी को किया जाता है। पूछा जाए कि किस तिथि को किया जाता है, तो त्रयोदशी को किया जाता है। क्लियर। और पूछा जाए कि शिवरात्रि पशु मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों शिवरात्रि पशु मेला हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए। दोस्तों जो शिवरात्रि पशु मेला है यह हरियाणवी नस्ल के
पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। समझ दोस्तों, जो शिवरात्रि पशु मेला है यह हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो करौली जिले में 2 मेले हो गए, एक तो केला देवी का मेला हो गया और एक आपके शिवरात्रि पशु मेला हो गया। ठीक दोस्तों, इसके अलावा करौली में सब आपके एक मेले का आयोजन और किया जाता है और उसे कहा जाता है श्री महावीर जी का मेला। यहाँ एक मेले का आयोजन और किया जाता है और उसे कहा जाता है श्री महावीर जी का मेला। एकदम क्लियर, श्री महावीर जी के मेले का जो आयोजन है साहब ये भी कहाँ किया जाता है? करौली में। तो करौली में कुल मिलाकर 3 मेले हो गए भैया। कौन कौन से? केला देवी का मेला हो गया, क्लियर, शिवरात्रि पशु मेला हो गया और एक शिवरात्रि साहब आपके क्या हो गया दोस्तों आपके कि श्री महावीर जी का मेला हो गया। ठीक, फिर बात आती है कि जो श्री महावीर जी का मेला है इसका आरंभ कब होता है? पूछा जाएगा कि साहब आपके जो श्री महावीर जी का मेला है इसका आरंभ कब होता है? तो आप क्या बताओगे कि इसका आरंभ होता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। क्लियर, पूछा जाए कि इस मेले का आयोजन कब होता है तो आप क्या बताओगे? इसका आयोजन होता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और पूछा जाए कि इस मेले का समापन कब होता है? पूछा जाए कि इस मेले का समापन कब होता है तो आप क्या बताओगे कि इस मेले का समापन होता है वैशाख कृष्ण द्वितीया को। पूछा जाएगा कि इस मेले का समापन कब होता है? वैशाख कृष्ण द्वितीया को। और दोस्तों इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है कि साहब आपके यहाँ श्री महावीर जी की रथ यात्रा का आयोजन, श्री महावीर जी की रथ यात्रा का आयोजन इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? तो करौली में 3 मेले बहुत प्रसिद्ध हैं, केला देवी का मेला, शिवरात्रि पशु मेला और एक श्री महावीर जी का मेला। केला देवी का मेला चैत्र माह में आयोजित होता है, शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर दशमी तक। इस अवसर पर जोगनिया नृत्य किया जाता है, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया को भैरव का अवतार माना जाता है और केला देवी को साहब आपके श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। ठीक, शिवरात्रि पशु मेला फाल्गुन माह में आयोजित होता है, कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को यह आरंभ आयोजित होता है और यह मेला हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों श्री महावीर जी का मेला साहब आपके आरंभ होता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, समापन होता है वैशाख कृष्ण द्वितीया को। और इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है कि साहब आपके इस मेले में दोस्तों आपके क्या होता है? श्री महावीर जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब आपके करौली में मंदिर कौन कौन से हैं? तो साहब आपके करौली में 3 मंदिर प्रमुख हैं। अच्छा, फिर बात आती है कि करौली के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों करौली के 3 मंदिर बहुत प्रमुख हैं, करौली में 3 मंदिर बहुत प्रमुख हैं। फिर बात आती है कि वो 3 मंदिर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एक तो मंदिर है वहाँ केला देवी का मंदिर। दोस्तों एक तो कौन सा मंदिर है? केला देवी का मंदिर। ठीक दोस्तों, एक है साहब आपके करौली में श्री महावीर जी का मंदिर। फिर एक तो है केला देवी का मंदिर, एक है श्री महावीर जी का मंदिर। और दोस्तों एक है साहब आपके करौली में मदन मोहन जी का मंदिर। एक है साहब आपके करौली में मदन मोहन जी का मंदिर। तो दोस्तों करौली के 3 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, केला देवी का मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर। ये तीनों करौली के बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। एकदम क्लियर। दोस्तों जो मदन मोहन जी हैं, ये मदन मोहन जी गौड़ीय संप्रदाय के, दोस्तों जो मदन मोहन जी हैं यह गौड़ीय संप्रदाय के आराध्य हैं। अर्थात दोस्तों ये जो मंदिर है ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। दोस्तों ये किसका मंदिर है? गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। ठीक, और पूछा जाएगा दोस्तों कि साहब आपके यहाँ किसकी पूजा होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, मदन मोहन जी के मंदिर में, दोस्तों जो मदन मोहन जी का मंदिर है इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के, दोस्तों इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पूजा की जाती है।
क्लियर दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पूजा की जाती है। समझ जाओगे, जो मदन मोहन जी का मंदिर है दोस्तों, ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है और साहब आपके यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पूजा की जाती है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो मदन मोहन जी का मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना किसने की थी। बात आती है कि मदन मोहन जी के मंदिर की स्थापना कब की, किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, 1748 में। 1748 में गोपाल सिंह के द्वारा, 1748 में गोपाल सिंह के द्वारा मदन मोहन जी के मंदिर की स्थापना की गई थी। समझ दोस्तों, पूछा जाएगा कि 1748 में मदन मोहन जी के मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, गोपाल दास ने की थी। साहब आपकी किसने की थी, गोपाल दास ने अथवा गोपाल सिंह के द्वारा की गई थी। क्लियर। अच्छा, फिर तो बात आती है कि जो मदन मोहन जी की प्रतिमा है, जो बात आती है कि जो मदन मोहन जी की प्रतिमा है, इस मदन मोहन जी की प्रतिमा को लेकर कौन आए थे। बात आए कि मदन मोहन जी की जो प्रतिमा है, इस मदन मोहन जी की प्रतिमा को करौली लेकर कौन आए थे, तो दोस्तों साबल दास के द्वारा यह प्रतिमा करौली लाई गई थी। दोस्तों, साबल दास के द्वारा मदन मोहन जी की प्रतिमा सब आपके कहाँ लाई गई थी, करौली लाई गई थी। समझ जाओगे दोस्तों, मंदिर की स्थापना की थी गोपाल सिंह ने और प्रतिमा को साहब आपके करौली लेकर कौन आए थे, साहब आपके साबल दास। क्लियर। साबल दास के द्वारा मदन मोहन जी की प्रतिमा करौली लाई गई थी। दोस्तों याद रखना भाई, एकदम क्लियर। ठीक, चलो आगे दोस्तों, अगली बात। ठीक, तो दोस्तों यहाँ 3 मंदिर हैं। एक तो कौन सा हो गया भैया, केला देवी का, एक श्री महावीर जी का और एक मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी किस संप्रदाय के हैं, गौड़ीय संप्रदाय के, और यहाँ कृष्ण के चरणों की पूजा की जाती है। मंदिर की स्थापना की थी गोपाल सिंह ने 1748 में और यह प्रतिमा राजस्थान करौली में लाई गई थी साबल दास के द्वारा। एकदम क्लियर। अब दोस्तों समझना, देखो राजस्थान में, दोस्तों राजस्थान में जो गौड़ीय संप्रदाय है ना, इस गौड़ीय संप्रदाय के 2 केंद्र हैं। दोस्तों राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के 2 केंद्र हैं। देख दोस्तों, राजस्थान में जो गौड़ीय संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय के 2 केंद्र हैं। फिर पूछा जाए कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के 2 केंद्र कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, जो पहला केंद्र है वो तो है गोविंद देव जी का मंदिर। एकदम क्लियर। जो पहला केंद्र है उसका नाम तो क्या है, गोविंद देव जी का मंदिर। और पूछ लिया जाए कि गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। पूछा जाएगा आपसे कि गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, किस रियासत में है, तो आप क्या बताओगे कि गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो जयपुर रियासत में है। जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो किस रियासत में है, जयपुर रियासत में। अच्छा, फिर बात आती है कि जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो किस महल में बनाया गया था, तो आप क्या बताओगे कि गोविंद देव जी का मंदिर सूर्य महल में बनाया गया था। किस महल में बनाया गया था, सूर्य महल में। और पूछा जाएगा कि गोविंद देव जी के मंदिर की स्थापना किसने की थी। पूछ लिया जाए कि गोविंद देव जी के मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे कि गोविंद देव जी के मंदिर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने। गोविंद देव जी का जो मंदिर है इसकी स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने। किसने की थी दोस्तों, सवाई जय सिंह ने। ठीक, फिर बात आती है कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का दूसरा केंद्र कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, मदन मोहन। क्लियर। पूछा जाए कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का दूसरा केंद्र कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, मदन मोहन जी का मंदिर। और मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है, करौली में। कहाँ क्या है, करौली में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो गौड़ीय संप्रदाय है ना दोस्तों, ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय में साहब आपके किसकी पूजा की जाती है, कृष्ण की। दोस्तों ध्यान रखना, जो गौड़ीय संप्रदाय है ना, इस गौड़ीय संप्रदाय में साहब आपकी क्या होती है, कृष्ण की पूजा होती है। साहब किसकी पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है। क्लियर। अब साहब समझना दोस्तों 3 बातें। देखो जो कृष्ण का मुख है दोस्तों, जो कृष्ण का मुख है, इस कृष्ण के मुख की पूजा तो कहाँ होती है,
गोविंद देव जी मंदिर में। दोस्तों जो कृष्ण का मुख है, इस कृष्ण के मुख की पूजा तो कहाँ होती है? गोविंद देव जी के मंदिर में। एकदम क्लियर। दोस्तों जो कृष्ण भगवान कृष्ण का वक्ष है, दोस्तों जो भगवान कृष्ण का वक्ष है, इस वक्ष की पूजा कहाँ होती है? गोपीनाथ मंदिर में। कहाँ होती है भैया? गोपीनाथ मंदिर में। और दोस्तों पूछा जाए कि गोपीनाथ मंदिर कहाँ है? जयपुर में। दोस्तों ये दोनों मंदिर कहाँ हैं? जयपुर में। और कृष्ण के चरणों की पूजा कहाँ होती है? कृष्ण के चरणों की पूजा कहाँ होती है? तो आप क्या बताओगे? मदन मोहन जी के मंदिर में। कहाँ होती है? मदन मोहन जी के मंदिर में। तो गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण के मुख की पूजा होती है गोविंद देव जी के मंदिर में, कृष्ण के वृक्ष की पूजा होती है गोपीनाथ मंदिर जयपुर में, और कृष्ण के चरणों की पूजा होती है मदन मोहन जी के मंदिर करौली में। एकदम क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या भैया? नहीं है ना? ठीक। अब तो दोस्तों हम थोड़ी सी सब चर्चा कर लेते हैं गौड़ीय संप्रदाय की। हम दोस्तों साहब आपकी जो थोड़ी सी चर्चा है ये कर लेते हैं गौड़ीय संप्रदाय की। ठीक। फिर पूछा जाए कि जो गौड़ीय संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पूछ लिया जाए कि जो गौड़ीय संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आप क्या बताओगे कि जो गौड़ीय संप्रदाय के सब आपके जो संस्थापक है ना, सब आपके वो हैं गौरांग महाप्रभु चैतन्य। दोस्तों जो गौड़ीय संप्रदाय है, इसके साथ आपके जो संस्थापक हैं वह हैं गौरांग महाप्रभु चैतन्य। समझोगे दोस्तों? जो गौड़ीय संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य। फिर बात आती है कि जो गौरांग महाप्रभु चैतन्य हैं, जो गौरांग महाप्रभु चैतन्य हैं, इन गौरांग महाप्रभु चैतन्य का जन्म, जो गौरांग महाप्रभु चैतन्य है, तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? गौरांग महाप्रभु चैतन्य का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो आप क्या बताओगे कि जो गौरांग महाप्रभु चैतन्य है, इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1486 को। क्लियर। और पूछा जाए कहाँ हुआ था, पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि इनका जन्म हुआ था नादिया में। कहाँ हुआ था? नादिया में। और नादिया दोस्तों कहाँ आता है? बंगाल में। कहाँ आता है? बंगाल में। अच्छा पूछा जाएगा कि जो दोस्तों पूछा जाएगा कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, पूछा जाएगा कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनके पिता का नाम क्या था? तो आप क्या बताओगे कि चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। क्या नाम था? जगन्नाथ मिश्र। फिर बात आती है कि चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम क्या था? तो आप क्या बताओगे कि इनकी माँ का नाम था शची। ठीक। फिर बात आती है कि चैतन्य महाप्रभु की कितनी पत्नियां थी? तो दोस्तों इनके 2 पत्नियां थीं। ठीक। दोस्तों इनकी एक पत्नी का नाम था विष्णुप्रिया। दोस्तों इनकी एक पत्नी का नाम क्या था? विष्णुप्रिया। तो दोस्तों इनकी एक पत्नी का नाम था लक्ष्मी। अगर पूछ लिया जाए कि चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या था, पूछ लिया जाए कि चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम था विश्वंभर। क्लियर। और इनका एक नाम और मिलता है नेमाई। एकदम क्लियर। तो इनके 2 नाम थे, विश्वंभर और नेमाई। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, बात आती है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनके गुरु का नाम क्या था? पूछ लिया जाए कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था? तो आप क्या बताओगे कि इनके गुरु का नाम था केशव भारती। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था? केशव भारती। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, दोस्तों बात आती है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इन चैतन्य महाप्रभु की रचना का नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु की रचना का नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? इनकी रचना का नाम है शिक्षाष्टक। इनकी रचना का नाम क्या है? शिक्षाष्टक। ठीक। फिर बात आती है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? पूछा जाए कि इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने
कौन सा सिद्धांत दिया? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि दोस्तों जो चैतन्य महाप्रभु हैं इन्होंने जो दार्शनिक सिद्धांत दिया, पूछ लिया जाए कि चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा दार्शनिक सिद्धांत दिया, तो आप क्या बताओगे कि इनके दार्शनिक सिद्धांत का नाम था अचिंत्य भेदाभेदवाद। पूछा जाए कि इन्होंने कौन सा दार्शनिक सिद्धांत दिया, तो आप क्या बताओगे अचिंत्य भेदाभेदवाद। अचिंत्य भेदाभेदवाद इनका प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत था। ठीक, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक दोस्तों, भक्ति में कीर्तन परंपरा को आरंभ करने का श्रेय, दोस्तों देखना, भक्ति में कीर्तन परंपरा को आरंभ करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य को। समझना दोस्तों, भक्ति में कीर्तन परंपरा को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्थात भक्ति में, भक्ति काल में वह संत जो संगीत का जनक कहलाता है, कौन है आपके? गौरांग महाप्रभु चैतन्य। समझ जाओगे क्या? गौड़ीय संप्रदाय का केंद्र है गोविंद देव जी और मदन मोहन जी। गौड़ीय संप्रदाय के जनक कौन है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य। जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1486 को नादिया बंगाल में। पिता का नाम जगन्नाथ, मामा का नाम शची। विवाह विष्णु प्रिया और लक्ष्मी से। मूल नाम विशंबर निमाई। गुरु का नाम केशव भारती। रचना शिक्षाष्टक। और दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेदवाद। भक्ति में कीर्तन परंपरा को आरंभ करने वाले कौन थे? गौरांग महाप्रभु चैतन्य। और भक्ति काल में संगीत का जनक किसे कहा जाता है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य को कहा जाता है। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, आप ध्यान रखना, देखो बात आती है दार्शनिक सिद्धांत। दोस्तों बात आती है दोस्तों, जब हम बात करते हैं दार्शनिक सिद्धांतों की, देखो ठीक दोस्तों, जब आप भक्ति काल पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे दार्शनिक सिद्धांत। ठीक, तो कुल मिलाकर दोस्तों जो दार्शनिक सिद्धांत है ना वो कितने हैं? 6। पूछा जाए कि जो दार्शनिक सिद्धांत है वो कितने हैं? 6। ठीक, फिर बात आती है कि 6 दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला तो है अद्वैतवाद। क्लियर? पहला दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है? अद्वैतवाद। और पूछा जाए कि अद्वैतवाद के जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के जनक कौन है? शंकराचार्य। भक्ति काल में कुल कितने दार्शनिक सिद्धांत हुए थे? 6। पहला अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के जनक शंकराचार्य। दोस्तों ये तो वह पहला। फिर पूछा जाए कि दूसरा कौन सा था, तो दोस्तों दूसरे का नाम था विशिष्टाद्वैतवाद। दूसरे का नाम क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद। और पूछा जाए कि विशिष्टाद्वैतवाद के जनक कौन थे, तो आप क्या बताओगे? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के जनक कौन थे? रामानुजाचार्य। फिर तब आपकी बात आती है कि तीसरा सिद्धांत कौन सा हुआ? तीसरा सिद्धांत कौन सा हुआ, तो आप क्या बताओगे कि तब आपकी जो तीसरा सिद्धांत हुआ उसका नाम था द्वैतवाद। जो तीसरा सिद्धांत हुआ उसका नाम क्या था? द्वैतवाद। फिर बात आती है कि द्वैतवाद के जनक कौन है? फिर बात आती है कि द्वैतवाद के जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो द्वैतवाद है इसके जनक हैं मध्वाचार्य। पूछा जाए कि द्वैतवाद के जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे? मध्वाचार्य। ठीक, और दोस्तों फिर पूछा जाए इसके अलावा जो अगला सिद्धांत होगा दोस्तों उसका नाम है द्वैताद्वैतवाद। क्या नाम है? द्वैताद्वैतवाद। और पूछा जाए कि द्वैताद्वैतवाद के जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे? निम्बार्काचार्य। जो द्वैताद्वैतवाद है इसके जनक कौन है? निम्बार्काचार्य। एकदम क्लियर? फिर दोस्तों एक सिद्धांत आता है उसका नाम है शुद्धाद्वैतवाद। क्या नाम है भैया? शुद्धाद्वैतवाद। और पूछा जाए कि शुद्धाद्वैतवाद के जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे? वल्लभाचार्य। बता दोगे ना भाई? और दोस्तों अंतिम सिद्धांत कौन सा है, और उसका नाम है अचिंत्य भेदाभेदवाद। अचिंत्य भेदाभेदवाद। ठीक, और पूछा जाए कि अचिंत्य भेदाभेदवाद के जनक कौन है? गौरांग महाप्रभु चैतन्य। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह दोस्तों? एकदम क्लियर यहाँ तक? अच्छा दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर दोस्तों कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप अच्छी तरह। ठीक,
फिर दोस्तों बात आती है कि जो करौली है, इस करौली में साहब आपके प्रमुख दरगाह कौन सी हैं। पूछा जाएगा कि करौली की प्रमुख दरगाह कौन सी हैं। एकदम क्लियर। तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके करौली में सूफी संत कबीर शाह की दरगाह है। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि करौली में साहब आपके किसकी दरगाह है, तो आप क्या बताओगे कि करौली में सूफी संत कबीर शाह की दरगाह है। फिर पूछा जाएगा कि जो करौली है, इस करौली में साहब आपके प्रमुख हवेली कौन सी है। पूछा जाए कि करौली की प्रमुख हवेली कौन सी है, तो साहब आपके यहाँ एक तो बोहरा की हवेली है दोस्तों, एक तो यहाँ बोहरा की हवेली है और दोस्तों एक यहाँ दीवान शाह की हवेली है। तो दोस्तों यहाँ दो हवेली हैं, एक तो बोहरा की हवेली और एक दीवान शाह की हवेली। एकदम क्लियर दोस्तों। साहब आपकी ये यहाँ की दो प्रमुख हवेलियाँ हैं। ठीक। फिर बात आती है कि करौली का प्रमुख महल कौन सा है। पूछा जाए कि करौली का प्रमुख महल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे। तब आपके करौली में हंसमुख महल है दोस्तों, करौली में हंसमुख महल है, जो कि दोस्तों यहाँ का प्रमुख महल है। महल का नाम है हंसमुख महल। एकदम क्लियर। और दोस्तों पूछा जाए कि इस महल का निर्माण किसने कराया था। पूछ लिया जाए कि इस महल का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि इस महल का निर्माण कराया था हरबख्शपाल सिंह ने। दोस्तों जो महल है, इस महल का साहब आपका निर्माण किसने कराया था, हरबख्शपाल सिंह ने। फिर बात आती है कि करौली जिले में प्रमुख छतरी कौन सी है। बात आती है करौली जिले की प्रमुख छतरी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे कि जो करौली है, यहाँ गोपाल सिंह की छतरी प्रमुख है। क्लियर। तो पूछ लिया जाए कि गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है, तो आप क्या बताओगे करौली में। गोपाल सिंह साहब आपके छतरी कहाँ है, करौली में है। ठीक। अच्छा बात आती है कि करौली जिले का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है। पूछा जाए कि करौली जिले का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो यहाँ कन्हैया और एक हेला ख्याल। कन्हैया और हेला ख्याल दोस्तों यहाँ के प्रमुख लोकनाट्य हैं। कन्हैया और हेला ख्याल यहाँ के प्रमुख लोकनाट्य हैं। फिर दोस्तों बात आती है कि जो हेला ख्याल है, इसके जनक कौन है। पूछा जाए कि हेला ख्याल के जनक कौन है, हेला शायर। कौन है, हेला शायर। और हेले का मतलब होता है ऊंची आवाज, लंबी आवाज देकर बोलना, जोर से बोलना। एकदम क्लियर, उसे हेला कहते हैं। ठीक। अच्छा बात आती है कि हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य कौन सा है। पूछा जाए कि हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, नौबत। कौन, क्या बताओगे, नौबत। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों साहब इसके अलावा बात आती है, तमन्ना, मैं एक महिला का नाम लिख रहा हूं और उस महिला का नाम है कमला देवी। मैं एक महिला का नाम लिख रहा हूं और उसका नाम है कमला देवी। आपको ये बताना है कि कमला देवी किस काम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। आपको ये बताना है कि कमला देवी किस काम के लिए प्रसिद्ध है, ये दोस्तों आपको बताना है। एकदम क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका करौली जिला, करौली जिले की सांस्कृतिक विशेषताएं, करौली जिले की भौगोलिक विशेषताएं और करौली जिले की ऐतिहासिक विशेषताएं। उम्मीद करता हूं काव्य क्लासेस का ये प्रयास आपको पहले प्रयासों की तरह ये अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी भाई बहन हैं, उन सबको आप काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। क्लियर दोस्तों। अगली बार आपको अगर हमारे वीडियो में कोई कमी भी नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें बताएं, हम उस कमी को सुधार कर नित्य प्रतिदिन, नित्य नए दिन अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर दोस्तों। आपके कमेंट हमारे लिए उत्साह का काम करते हैं। तो दोस्तों आपके द्वारा दिए गए सुझाव हमारे लिए साहब आपकी मार्गदर्शक का काम करते हैं। दोस्तों इस भावना के साथ कि आप काव्य परिवार के साथ जुड़े रहेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे और औरों को भी जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।